हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। कैसे हो? बोर्ड्स की तैयारी चल रही है? बराबर होनी ही चाहिए क्योंकि अभी बोर्ड्स की एग्जाम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन दूर है बेटा। तो देखिए पिछली वीडियोस में हमने बेटा सर्कल तक डिस्कस कर लिया था और सर्कल का हमारा क्या डिस्कस हुआ था पिछली वीडियो में? हमने पिछली वीडियो में थ्योरम डिस्कस किए थे। कंसेप्ट एंड थ्योरम सीरीज चालू है हमारी, आपको पता ही है। तो नहीं पता होगा बेटा, अगर कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो पहले तो पिछली वीडियोस देख लो। आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड में जितने भी सिलेबस में आपके थ्योरम्स है उनमें के मैंने 60% थ्योरम आसपास कवर कर दिया और सर्कल के थ्योरम्स बाकी। और इसके आगे की जितने भी चैप्टर्स है उसमें थ्योरम्स नहीं है बेटा, उसमें हमें डायरेक्टली एप्लीकेशन दिए हुए या तो हमें फॉर्मूलाज दिए हुए। ठीक है, तो चलिए अब ये समझ गया आपको इतना सर्कल तक। मैंने आपको जहां तक बता दिया था पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इस बार हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? टचिंग सर्कल्स के बारे में। टचिंग सर्कल्स क्या होते हैं? जैसे दो लाइंस इंटरसेक्ट होती है वैसे ही दो सर्कल्स भी इंटरसेक्ट होते हैं, उसी बोलते हैं हम टचिंग सर्कल्स। अब ये क्या होता है? ये दो तरह के होते हैं बेटा। एक देखो, एक होता है एक्सटर्नली, एक होता है इंटरनली। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप एक्सटर्नली वाले देखते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नली यानी बेटा बाहर बाहर। देखो कैसे एक्सटर्नली वाले इधर बना दे। देखो आपको एरो करके बता देता, ये और ये एक छोटा सर्कल है, ये समझ लो एक्सटर्नली टच हो रहे। देखो ये पॉइंट है इनका टच होने का, इस पॉइंट को नाम दे देते ई। क्या दे देते? ई। ठीक है, इसका सेंटर ए ले लेते सपोज और इसका सेंटर ले लेते बी। इन दोनों को ये ए बी लाइन जो है ये जोड़ रही है, ए बी है। ठीक है, अब एक चीज और ऑब्जर्व करना, ये ए ई और बी कोलिनियर है। क्या है? कोलिनियर। अब यही है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका थ्योरम है बेटा, लेकिन ये भी पेपर में पूछे नहीं जाते। एक्सटर्नली इंटरनली वाले थ्योरम पेपर में पूछे नहीं जाते, इसका सीधा आपका एप्लीकेशन है। तो याद रखना, अगर सपोज ये होता है एक्स और ये होता है वाई, तो हमें ए बी ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन में, बताओ बेटा इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, या और कुछ पूछ सकते कि ई का ए से डिस्टेंस क्या है। तो उस सबके लिए एक ही फॉर्मूला है बेटा। देखो ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए प्लस ई। ऐसा क्यों लिख सके हम? क्योंकि ये कोलिनियर है। कोलिनियर है इसलिए ऐसा है। आपको बताया था मैंने, इसका रीजन दे सकते हैं ऐसा कि कोलिनियर इसलिए। ठीक है, समझ पा रहे हो? देखो मतलब ये ए हमारा x है और b हमारा y है, तो x प्लस वाई सेंटीमीटर या जो भी यूनिट होगा वो होगा इसके बीच का डिस्टेंस ए बी के। समझ गए? ये है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। वैसे जनरली ये बच्चों को समझ जाता है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देता है, ऐसे सोचा इसलिए कर लिया। अब इंटरनली देखो, इंटरनली भी आसान है। देखो अब एक सर्कल है सपोज बड़ा, और इसके अंदर सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, ये बड़े सर्कल का सेंटर सपोज यहाँ है और इसका सेंटर जहाँ यहाँ है। ठीक है, तो देखो अब बड़ा बड़ा निकल का सेंटर लिखना है इसलिए। अब देखो इसका नाम, देखो इसका सपोज नाम है ए बी सी, इसका सेंटर है, इसका सेंटर भी, इसका सी। तो अब इसमें क्या होगा बेटा? यहाँ लिख देता है या इधर लिखता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो ए बी सी कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? ए बी सी तीनों कोलिनियर होंगे। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट लेना है, इसके पीछे थ्योरम है वो करके फायदा नहीं है। ठीक है, सीधे बता रहा हूँ आपको। और कोलिनियर होंगे। कैसे होंगे? कोलिनियर। यहाँ ए बी सी, मैंने यहाँ ई भी ले सकते हैं आप चाहो तो। ठीक है, इतना समझ लिया। अब देखो यहाँ क्या होगा, अगर हमें सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब अगर ए बी निकालना है, तो यहाँ कैसे था? यहाँ सेंटर डायरेक्ट बाहर बाहर से टच हो रहे थे, एडिशन हुई थी सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के लिए। मतलब ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस था वो डायरेक्ट एडिशन हुई थी। तो यहाँ थोड़ा अलग सिनेरियो है। चलो देखते क्या है। देखो ए से सी तक का पहले लिख लो, ए बी सी, मतलब बी बिटवीन है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ऐसा हो जाएगा बेटा, समझ गए? ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है? ए बी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो ए बी यही रहने दो, बी सी उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा? ए सी माइनस बी सी। समझ गया? मतलब सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो बड़े वाली सेगमेंट माइनस छोटे वाले का रेडियस, तब हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए? बस इतना ही है। चाहो तो इसे भी नाम दे दो, ये बड़े वाले के रेडियस को दे दो x और छोटे वाले के दे दो y। तो इसकी हमारा यहाँ AC हो गया x और BC हो गया हमारा y। तो हमारा यहाँ x माइनस वाई आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द
सेंटर, इसे भी यूनिट लिख दो। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, इसमें एडिशन हुई, इसमें सब्सट्रैक्शन हुई, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक बार देख लो अच्छे से, इसे समझ गया ना। देखो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के लिए एडिशन हुई, ये इसके बीच में आ गया, इसलिए ये AC में से BC कट गया, तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि ये है, डार्क कर रहा हूं इसे, ये मिल जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? देख लो, टचिंग सर्कल्स का मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे पेपर में, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है करना, ठीक है। अब देखो कॉर्ड्स एंड आर्क्स के बीच का रिलेशन देखते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बेटा अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना, उसमें कॉर्ड्स क्या होती है वो बता दिया है, फिर भी अभी 10-20 सेकंड लूंगा आपके, और आपको कॉर्ड्स क्या होते हैं ये एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो, जो जो मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। अगर आपसे नोट्स बनानी होता है, लिखने को समय नहीं मिलता तो स्क्रीनशॉट बना लिया करो, ठीक है। वैसे बेटा बोर्ड्स ने जो सैंपल पेपर दिए वो सॉल्व करना चालू होगा, करते रहो। अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको आंसर दे दूंगा उसका, ठीक है। तो चलो कॉर्ड्स एंड आर्क्स देखते। कॉर्ड्स एंड आर्क्स में सबसे पहले देखो बेटा, जो कॉर्ड है वो एक सर्कल जो होता है, एक सर्कल के अंदर डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है बेटा, ये तो मैंने पहले बताया था पिछली वीडियो में, दैट डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। ये डायमीटर है, सपोज ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन डायमीटर ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ठीक है। तो कॉर्ड और आर्क, इसमें रिलेशन क्या है? कॉर्ड्स तो आपको पता है, कॉर्ड्स यानी दो अपोजिट पॉइंट जो होते हैं सर्कमफेरेंस पे, इनको जोड़ने वाली लाइन, जैसे ये सपोज EF है, ये भी एक कॉर्ड है, ये डायमीटर भी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो डायमीटर जब कॉर्ड बनती है बेटा, तो इसके इधर इतना बड़ा आर्क है और इस साइड भी इतना बड़ा आर्क है, तो ये दोनों आर्क जो है वो सेमी सर्कुलर आर्क है। कैसे बेटा? सेमी सर्कुलर आर्क। अब सेमी सर्कुलर आर्क क्या होते हैं? जो बेटा 180 डिग्री होते हैं। आपका जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर D, जिसमें ऐसा ये होता है ना, ऐसे 0, 90, 180, 45 और यहाँ आपका आ जाएगा 135, समझे? ये यहाँ से 45, यहाँ से डबल होता है, उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, दोनों तरीके से गिन सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गया? तो बस वो एक सेमी सर्कल होता है ना, वैसे उसे अगर दो प्रोटेक्टर जोड़ दिया तो एक सर्कल बनता है। तो वैसे डायमीटर, किसी भी सर्कल को अगर आप एक डायमीटर बना लोगे तो वो दो सेमी सर्कुलर आर्क में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये अगर आर्क का नाम दे दूं AXB, तो मेजर आर्क AXB हो जाएगा बेटा, ये C है 180 डिग्री, क्योंकि दिस इज अ सेमी सर्कुलर आर्क, समझे। और इधर भी AEFB, आप कुछ भी बोल सकते हैं, AE भी बोल सकते हैं या AFB भी बोल सकते हैं, एक कोई भी पॉइंट ले लेना बीच का, और नहीं रहा सपोज नहीं रहा तो AB भी बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेकिन प्रॉब्लम किसका आ रहा है बेटा? प्रॉब्लम आ रहा है AE का। देखो अब ये AB मिटा दो, ये सेमी सर्कुलर आर्क का कंसेप्ट समझ गया, ये मिटा देता हूं, अब इसे नहीं रखता। देखो अब यहाँ अगर हो गया, ये भी मिटा देना, अच्छे से देखा करो, स्किप करके मत देखा करो वीडियो, वरना समझेगा नहीं आपको। स्किप करके देखोगे ना तो कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम जाएगा। चलो जान दो, ये देखो EF, अब ये EF है ना, ये इस साइड इतना बड़ा, इस साइड इतना सा, तो ये छोटा है बेटा EF, ये आर्क EF जो है, आर्क EF। अब आर्क यानी क्या है तो समझ गया आपको, ये आपके घर में दरवाजा नहीं होता क्या, वो ऐसे आर्च बोलते हैं उसको, वैसे आर्क रहता है, वो ऐसे रहता है, ऐसे गोल रहता है किसी किसी घर में दरवाजा, तो ये भी एक आर्क है, ये इतना आर्क है, यहाँ से यहाँ तक ये आर्क है, ठीक है। तो वो आर्क डिपेंड करता है, किसी किसी घर का ऐसा होता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, उसे आर्क कहते हैं, आर्क। ऐसे सर्कल ही होता है, वो सर्कल का एक पार्ट, जैसे सपोज मैंने एक सर्कल बनाया और ये मैंने इतना मिटा दिया, तो ये बचा हुआ आर्क है, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी की अगर आप चूड़ी लोगे, उसे तोड़ दोगे बीच में से तोड़े तो सेमी सर्कुलर आर्क मिल जाएगी, लेकिन अगर उसको किसी भी साइड आप तोड़ दोगे, ऐसे रैंडमली टूट गई, तो हर एक पीस जो बनाएगा बेटा टूटे, अगर 3 पीस बन गए तो 3 आर्क, 10 बन गए तो 10 आर्क, छोटे छोटे बनेंगे लेकिन बनेंगे, आर्क ही रहेंगे वो, ठीक है। तो आर्क दो तरह के होते हैं बेटा, एक मेजर आर्क, एक माइनर आर्क। ये जो आर्क EF है, ये है बेटा माइनर आर्क। क्यों माइनर आर्क है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता, वैसे पिछले साल भी हुआ, उसके पिछले साल भी हुआ, फिर भी बता देता। माइनर आर्क क्या है बेटा, 180 से छोटा, 180 से क्या छोटा,
सॉरी, मतलब 180 इज ग्रेटर देन माइनर आर्क, मतलब माइनर आर्क इज लेस देन 180, माइनर आर्क ये लेस देन 180 होगा, ठीक है। और आर्क ई एक्स वाई, आर्क ई एक्स एफ है, सॉरी वाई नहीं, ई एक्स एफ, ये है बेटा मेजर आर्क। क्या है? मेजर आर्क। ये 180 से क्या है? बड़ा है बेटा, 180 से बड़ा है, ये हो गया मेजर आर्क, ठीक है। 180 से बड़ा है ये, इसलिए इसे बोलेंगे मेजर आर्क, ई एक्स एफ, ठीक है, समझ गए। अब ये माइनर मेजर का कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब ये ई एफ से करस्पॉन्डिंग आर्क, अब आपका थ्योरम जो है रिलेशन बिटवीन कॉर्ड्स एंड आर्क्स का थ्योरम जो हमारा ये है बेटा, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो पहला थ्योरम है उसमें दूसरा एक कन्वर्स भी है, हाँ इसमें कन्वर्स भी है, ठीक है। जिसमें पहले इसमें दिए रहेंगे आपको कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट, दूसरे इसमें दिए रहेंगे आपको आर्क्स कॉन्ग्रुएंट। तो आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉर्ड अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आर्क कॉन्ग्रुएंट है। बोल बच्चन बहुत हो गया, ये मैं बिटा रहा हूँ और इसके आगे का आपको सीधा थ्योरम अब दिखा दूंगा बोर्ड पे, कैसे होता है प्रूफ और कैसे किया जाता है, उसे कैसे फोड़ोगे आप एग्जाम में उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे क्रैक किया जाएगा, ठीक है। क्रैक अच्छा नहीं लगता इतना, इसलिए मैं बोलता हूँ फोड़ना है, क्वेश्चन को फोड़ना है। चलो देखो, तो सबसे पहले पहला देखते हैं, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये पहला हमारा थ्योरम है। मतलब अगर दो आर्क्स दिए ऐसे कैसे भी, ये सपोज आर्क ए बी है, ये सपोज आर्क ई एफ है, ठीक है। और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है बेटा ओ, क्या है बेटा वो सेंटर? ओ है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या देखना है, ये ए बी एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, तो यहाँ ये दोनों कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको गिवन है, ऐसा आपको गिवन है, ठीक है। तो पहले तो गिवन लिख लेते। हमारा थ्योरम क्या है, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये जो आर्क ई एफ और आर्क ए बी है ये ई एफ और ए बी के साथ करस्पॉन्डिंग है, इसीलिए ये दोनों आर्क इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक्चुअली हमें सिर्फ कॉर्ड दिए हुए, ये रेडियस मैंने अपने मन से ड्रॉ किए, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि जो हमारे थ्योरम से वो भले हम सर्कल के प्रूफ कर रहे हैं बेटा, लेकिन हमें इस्तेमाल पूरे जगह पे ट्रायंगल्स ही करने हैं। क्या करना है? ट्रायंगल्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहां तक क्लियर हो गया आपका। O ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। और आप लिखेंगे कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ई एफ, ठीक है। कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ई एफ, ठीक है। अब इतना हो गया। आप देखो, अब आप ये बोल सकते हैं कि कॉर्ड ए बी और ई एफ कॉन्ग्रुएंट ही है, तो हमारे आर्क ई एफ और ए बी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या है बेटा, गिवन इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर्कल में, याद रखना। ये ओ ई ओ एफ ए ओ ओ बी ये रेडियस है, ये तो सबको पता है, रेडियस तो होती है सर्कल में, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या लिखना है हमें कि ये जो है कॉर्ड ए बी और कॉर्ड ई एफ का हो गया हमारा मैटर क्लियर। अब हमें ये बताना है कि हमारा टू प्रूफ है मेजर आर्क, मेजर आर्क, मेजर नहीं लिखा आर्क भी लिखा तो भी चलेगा। मेजर यानी उसकी माप, यानी उसकी गणना, वो कितना होगा उसका मेजर, माप बोलते हैं ना, माप, समझ पा रहे हो? हाँ, उसको गिनना है, उसका कितना है वो, मतलब 30 डिग्री है, 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, क्या है पता नहीं है फिलहाल। मेजर आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर आर्क ई एफ, यहां तक समझ गए? अलग कर लेते इसे, ठीक है, समझ गए। आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर आर्क ई एफ, मेजर आर्क ई एफ, समझ गया इतना? चलो ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्शन लिखूं या नहीं लिखूं? चलो लिख लेते हैं, अब किया ये तो थोड़ा बहुत बता देता है। ड्रॉ सेग एओ सेग बीओ सेग ईओ एंड सेग ओएफ, चलो बस इतना ही।
रेडाई है सारी सर्कल की, फिर भी मैंने लिख लिया ऐसे, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। बी ऑन द सेफर साइड इसलिए लिख दिया, बोर्ड की एग्जाम लिख रहे थोड़ा बहुत ज्यादा भी लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। गलत किया हुआ ज्यादा नहीं लिखना है, कुछ भी लिख नहीं लेना, जो जिसकी जरूरत है। हाँ, इसकी जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन लिख दिया, ठीक है। प्रूफ समझ गए, प्रूफ बता दो बाबा, ये समझ गया गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन बेटा। अब प्रूफ देखेंगे, प्रूफ बड़ा ही ध्यान से देखना। यहाँ ट्रायंगल बन चुके हैं दो, एक ट्रायंगल ये बेटा, एक ट्रायंगल ये, 1 2 ट्रायंगल बन चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों तो क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो सीधा लिख सकता इन ट्रायंगल ओ ए बी, क्या ओ ए बी, एंड ट्रायंगल ओ, देखो ओ ए बी लिखा, देखो ओ ए बी। अब देखो ए बी के साथ ई एफ है तो ओ ई एफ, क्या लिखेंगे, ओ ई एफ, करस्पॉन्डेंस की बात कर रहा हूं मैं। तो सेग ओ ए कॉन्ग्रुएंट सेग ओ ई, या ओ एफ भी लिख सकते हैं आपके मन से, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, ओ ई और ओ ए कॉन्ग्रुएंट है तो रेडाई ऑफ सेम सर्कल। अब ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, साइन दिखा बता दो आपको, एक मिनट। चलो अब देखो यार, सेक ओ ए और ओ ई हो गया बेटा। अब ऐसे ओ बी और ओ एफ, इसके लिए दूसरा लिखना पड़ता था ना फिर, रेड ऑफ सेम सर्कल वापस, इसलिए अपना एफर्ट बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। ओ ई इसके साथ हो गया, और ओ बी और ओ एफ, सॉरी ओ बी और ओ एफ, ठीक है, हो गया। अब ये दो हो गए। अब देखो ए बी और ई एफ, ये भी इक्वल है, सेक ए बी कॉन्ग्रुएंट सेक ई एफ। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी हर जगह काम में आएगी बेटा, इसलिए वो दो चैप्टर्स तो हर एक को परफेक्टली आनी चाहिए। अगर ज्योमेट्री आपको लगता है आपको आनी चाहिए तो, ठीक है। तो ज्योमेट्री के सवाल इसीलिए बनते नहीं है ताकि बच्चे क्या है, पिछला याद नहीं रखते। ज्योमेट्री में पिछले की बहुत जरूरत पड़ती है, अगले से ज्यादा। अगला निकालने के लिए पिछला, पिछला निकालने के लिए अगला नहीं है, उल्टा मत जाना, ठीक है। तो ये इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, ये क्या था, गिवन था, क्या था, ठीक है, यह हो गया। अब देखो therefore ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ई एफ, कौन सा थ्योरम बेटा, सॉरी कौन सी टेस्ट बेटा, थ्योरम नहीं, थ्योरम पढ़ा के, बाय ट्रिपल एस टेस्ट, समझे, कौन सी टेस्ट, बाय ट्रिपल एस टेस्ट। अब इसीलिए हम अब ये ले लिया सर, सब ले लिया, लेकिन आर्क कहाँ है, ट्रायंगल में आर्क तो आ ही नहीं रहे यार, क्या यार। ये भी आपने पढ़ रखा है 9th स्टैंडर्ड में लास्ट में, और 8th स्टैंडर्ड में भी लास्ट में। 9th स्टैंडर्ड में सर्कल चैप्टर था बेटा लास्ट ईयर, और 8th स्टैंडर्ड में लास्ट था। देखो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, ऐसा एक था, आपको यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। जो सेंट्रल एंगल होता है ना बेटा, उसका मेजर होता है जिससे करस्पॉन्डिंग वो सेंट्रल एंगल होता है, वो जो सेंट्रल एंगल होता है उसका मेजर उसके करस्पॉन्डिंग आर्क के साथ होता है। मतलब अब देखो, अगर मैं ई एफ बोलूं, ये ई एफ और ये बेटा ए बी, स्माइल कर रहे मस्त, तो ये जो दो है, ये और ये सेम है, मतलब ये एंगल जो होगा यही होगा इसके इक्वल। तो हम अगर ये दो एंगल प्रूव कर दे, अब कोई बोलेगा, कोई अगर थोड़ा सा भी बच्चा होगा जो थोड़ा होशियार है, वो क्या बोलेगा, सर वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो पढ़ाई करता होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं होते बेटा। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल जब कोलिनियर होती है ना, दो लाइन, तब बनता है, ठीक है। और ये लाइंस कोलिनियर नहीं थी, ये ऐसे है, देखो ऐसे, और एक ऐसी है और एक ऐसी है, ये कोलिनियर दिख रहा है क्या, ये तो कितना फर्क है, ये सही है कोलिनियर, ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला वहां फंडा चलेगा नहीं, याद रखना। तो ये जो ई ओ एफ है और ए ओ बी एंगल है, ये पहले ले लेते, एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई ओ एफ, ठीक है, सी ए एस टी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नॉट सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ए ओ बी एंड ई ओ एफ, ए ओ बी ई ओ एफ, ठीक है। चलो
तो अब ये दोनों सेंट्रल एंगल है आर्क ए बी और आर्क ई एफ के, आर्क ए बी और आर्क ई एफ के। तो चलो लिखते एंगल ए ओ बी एंड एंगल ई ओ एफ आर सेंट्रल एंगल्स। ठीक है, सेंट्रल एंगल। देयरफॉर आर्क, क्या नाम है आर्क का, ए बी एंड आर्क ई एफ आर करस्पॉन्डिंग, दिख रहा है आपको अच्छे से, करस्पॉन्डिंग, यहां लिखता हूं, आगे ब्लू पेन से लिखता हूं, दिख नहीं रहा हो, फेंट हो गया है। आर्क ए बी एंड आर्क ई एफ आर करस्पॉन्डिंग टू एंगल ए बी के साथ कौन है, ए ओ बी एंड एंगल ए ओ बी हो गया अपना, यहां लिखेंगे ईओ एफ, ईओ एफ रिस्पेक्टिवली। वैसे ये ऐसी कोई लाइन आपके बुक में दी नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट लिखा है, मैंने आपको समझने के लिए लिखा है। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका, रिस्पेक्टिवली दिख नहीं रहा कुछ, तो एक मिनट, एंगल ई ओ एफ और यहाँ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब दिख गया, चलो अब दिख रहा रिस्पेक्टिवली है वैसे। ठीक है, ये हो गया। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, आपकी इसमें डायरेक्टली ये स्टेप लिखिए इतनी। ठीक है, सी ए सी टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इसके बाद लिखा है सीधा देयरफॉर मेजर आर्क ए बी, मेजर आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट मेजर आर्क ई एफ। ठीक है, तो मैंने अच्छे से रीजन दे के लिखा, तो इसी के साथ हमारा यहाँ ये प्रूव हो जाता है रिलेशन बिटवीन कॉर्ड्स एंड आर्क, दैट करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर रियली कॉन्ग्रुएंट टू करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ठीक है, मतलब अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उस केस में ये जो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क्स होते हैं वो भी बेटा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इसी का वाइस वर्सा आपको लिखना है जब आपको बोला जाएगा कि सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा बेटा, देखो ये जो आर्क है ये यहाँ हो जाएगा और कॉर्ड यहाँ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसी में करके आपको बता देता हूँ एक बार, देखो ये हो गया एक थ्योरम। अब दूसरा थ्योरम सेम ही है, कोई फर्क नहीं उसमें, देखो सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज आता है। देखो अभी आपको बताता हूँ, यहाँ की है करके बता देता। आर्क इक्वल दिए रहेंगे और कॉर्ड आपको कॉन्ग्रुएंट करना होगा। ठीक है, और ये हो गया। अब देखो यहाँ मेजर आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट मेजर आर्क ई एफ हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ नीचे लिखना है कॉर्ड ए बी टू प्रूव में, ये गिवन था पिछले इसमें, कॉर्ड ई एफ। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब देखो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है आपको, सेम ही करना है सारा, सिर्फ यहाँ लिखना है कि देखो आर्क इक्वल है ना, इस बार आर्क इक्वल दिया, ये जो दिख रहा है ना ए बी और ई एफ ये इक्वल दिया है, तो ये एंगल आपको इक्वल लेना है, इसलिए यहाँ की टेस्ट बदल जाएगी आपकी। और यहाँ बीच में ये जो हमने लिया था ना गिवन लिया था कॉर्ड ई एफ और कॉर्ड ए बी इक्वल, तो ये नहीं होगा। इस बार हमारा इसमें हो जाएगा कि एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ई ओ एफ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। यहां लिखेंगे एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। अब यह एंगल के साथ साथ सेंट्रल भी लिख लेना, सेंट्रल, जिससे क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए सेंट्रल एंगल्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, चाहो तो इसको सेपरेट लिख के
इसका यूज करके भी लिख सकते हैं। ये आर्क दिया है ना इक्वल, तो ये आर्क के कारण ही हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है इसलिए सेंट्रल एंगल इक्वल है। मैंने आपको पहले बता दिया मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग आर्क। समझे? ठीक है, तो चलो यहाँ ये हमने यहाँ ऑलरेडी ये गिवन था, तो ये यहाँ लिख के क्या फायदा है वापस से? यार टेस्ट क्या बदल जाएगी बेटा, टेस्ट का बताना रहेगा। देखो ब्लू पेन से लिखता हूँ टेस्ट। देखो यार दो साइड तो आ रहा है, एक साइड ये एक साइड है, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल और एक एंगल आ रहा है। तो देखो एस ए एस या एस 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 नहीं एस ए एस टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा यहाँ चेंज होगा बेटा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो इस सब के बाद कि यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो आप कि ये हो गया हमारा ट्रायंगल प्रूफ इक्वल। तो इसीलिए हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कॉर्ड ए बी इस ट्रायंगल की साइड है ना, देखो एओबी की साइड है ए बी और ईएफ की साइड है ईएफ। कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड ईएफ कैसे? सी एस सी डी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ हमारा बेटा ये भी थ्योरम प्रूव हो जाता है। और इसी के साथ सर्कल के आज हमने 4 से 5 थ्योरम इस वीडियो में कवर किए। थ्योरम मतलब उसके एप्लीकेशन एटलीस्ट, और जो थ्योरम्स आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ कवर कर लिए। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए, सैंपल पेपर सॉल्व करते रहिए जो बोर्ड्स ने अभी 2 दिन पहले रिलीज किए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।